हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में समझते हैं। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही प्रासंगिक थी। आज भी इसकी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारी भारतीय प्रशासन व्यवस्था में किया जाता है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। सप्तांग सिद्धांत जो होता है वो 7 अंग है। तो राजा जो है उसमें सिर है, अमात्य जो है वो आंख है, जनपद जो है वो जंघा है, दुर्ग जो है वो बाण है, कोष जो है वो मुख है और दंड बल सेना जो है वो मस्तिष्क है, मित्र जो है वो कान है। अर्थशास्त्र में प्रमुख तीर्थ और अध्यक्षों के बारे में बात की गई है। अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है जिसमें ज्यादातर के लिए महापात्र शब्द का यूज किया गया है। तो इसमें पुरोहित जो है वो धर्माधिकारी है, प्रधानमंत्री है, सेनापति जो है वो युद्ध विभाग का मंत्री है और वहीं पर समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री कहा जाता है। संनिधाता कोषाध्यक्ष है, दुर्गापाल राजकीय दुर्गों का रक्षक है। उसी प्रकार से जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो पड़ाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष है, पौथवा अध्यक्ष माप तौल के लिए अध्यक्ष है, सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष है, लक्षवा अध्यक्ष जो है टकसाल का अध्यक्ष है, वहीं पर मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष माना गया है। मौर्य काल में मौर्यकालीन प्रांतों की बात करें तो मौर्य काल में जो प्रांत होते थे उनको चक्र कहा जाता था और अशोक के समय में प्रांतों की जो संख्या थी वो 4 से बढ़कर के 5 हो गई थी और प्रांत का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको कुमार कहा जाता था, जो कि आर्यपुत्र होता था, वो राजा का बेटा होता था। सैन्य व्यवस्था की अगर बात हम लोग समझे तो जो सेना थी वो मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़ी थी। मेगस्थनीज की इंडिका में वर्णित किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित ये एक बड़ी सेना थी। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को जो है डाकुओं का गिरोह कहा है। न्याय व्यवस्था की बात देखते हैं तो न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालय देखे जाते थे। एक जो था धर्मस्थीय था जिसमें जो है धर्मस्थीय था, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय थे जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक फौजदारी के मामले के लिए हमारे न्यायालय होते हैं, वहीं पर एक हमारे होते हैं न्यायालय जो है बाकी मामलों के लिए। तो गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो मौर्य साम्राज्य की बहुत मजबूत कड़ी थी और इस समय जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था और इसका जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसके सर्व महामात्य उसको कहा जाता था। मौर्य काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कई प्रकार से जो है प्रभावी थी। उसमें कई जो इंडिका है, उस मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसने बताया कि उस समय जो समाज था वो 7 जातियों में विभक्त था। इसमें पहली जो जाति थी वो दार्शनिक, किसान, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद थे, जिसमें जो सर्वाधिक संख्या थी वो किसानों की थी। दास व्यवस्था के बारे में अलग अलग मत है। इसमें मेगास्थनीज और स्ट्रैबो कहते हैं कि दास व्यवस्था नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दास जो थे वो कृषि के कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर लगे हुए थे। स्त्रियों की स्थिति की अगर बात करें तो स्त्रियों की जो स्थिति थी मौर्य के समय में काफी स्त्रियां सुरक्षित महसूस करती थी। पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति इस समय प्राप्त थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था और स्त्री एवं पुरुष दोनों ही तलाक के लिए अर्जी दे सकते थे, दोनों ही तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था, जिसको कि कौटिल्य ने मोक्ष कहा। विधवा कुछ मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह भी प्रचलित था और कुछ जो विधवाएं थी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। वेश्यावृत्ति प्रचलित थी और कुछ महिलाएं जो कि स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति करती थी, अपनी आजीविका चलाती थी, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। इनके जो अध्यक्षता होती थी, इनका जो निरीक्षण करने का काम होता था वो गणिका अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था।
संभ्रांत परिवार की जो स्त्रियां होती थी वो अधिकतर घरों में ही रहा करती थी। ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी जो है कहा जाता है। स्त्रियों के सती होने का जो उल्लेख है वो यूनानी लेखों में मिलता है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई भी प्रमाण नहीं पाया जाता। मौर्यकालीन अगर धर्म की हम लोग बात करें तो मौर्य काल में जो धर्म थे वो हम लोगों को मालूम है कि जैसा चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था उसने जैन धर्म के को फॉलो किया और उसी के द्वारा संथारा के संलेखना के द्वारा अपना जीवन त्याग किया। वहीं पर जब अशोक की बात आती है तो अशोक शुरुआत में जो ब्राह्मण धर्म का पालन करता था और बाद में बौद्ध धर्म का पालन करने लगा। बौद्ध धर्म और फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रश्रय दिया, संगीतियां कराई, बहुत सारे बौद्ध विहार मठ ये सभी उसने बनाए। लेकिन असहिष्णुता की बात कहीं पर भी देखने को नहीं आती है। सभी धर्मों का उसने जो है बराबर से सम्मान किया, कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलती है। हालांकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासन काल में राजकीय संरक्षण प्राप्त किया, इस प्रकार से ये जो है राजधर्म हो गया। जनसाधारण की अगर बात करें तो नाग पूजा पाई जाती थी, मूर्ति पूजा का भी उल्लेख किया गया है और पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था और जो इन देव मूर्तियों को बनाते थे उनको देवता कारू कहा जाता था। अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र थे, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई और अशोक ने लगभग 24,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें लगभग 64,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में जाकर जो है संलेखना से द्वारा अपना प्राण त्यागे थे और मेगस्थनीज में दो नाम पाए गए हैं, डायोनिसस जो कि शिव के लिए इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर हेराक्लीस जो शब्द है वो विष्णु से संबंधित जाना जाता है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी मुख्यतः तो कृषि के ऊपर आधारित थी और इस व्यवस्था को वृद्धि का साधन या वार्ता कहा जाता था। कृषि के अलावा पशुपालन और वाणिज्य और व्यापार भी इस समय में पाए जाते थे। भूमि का जो अध्यक्ष होता था उसकी व्यवस्था उसको जो है शीताध्यक्ष कहा जाता था। जो भूमि थी वो कई प्रकार की भूमि में बटी हुई थी। एक होती थी कृष्ट भूमि जिसको जुती हुई भूमि कहा जाता था, अकृष्ट भूमि थी वो बिना जुती हुई भूमि कही जाती थी। स्थल जो था वो ऊंची भूमि हुआ करती थी और अदेव मात्रम उस जमीन को कहा जाता था जो कि बिना वर्षा के भी बहुत अच्छी खेती दिया करती थी। आय का प्रमुख साधन जो था वो कर था और कर जो थी वो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक जो होता था वो भूमि का स्वामी होता था और उपवास जो होता था वो काश्तकार को कहा जाता था। उद्योगों की बात करें तो मौर्य काल में कई प्रकार के उद्योग थे। इस समय सूत कातना और बुनना जो है सबसे ज्यादा प्रमुख व्यवसाय माना जाता था। इसके कई सारे संगठन भी थे। मौर्य काल में जो मुद्राएं थी वो मुद्राएं चांदी का सिक्का जो होता था वो पर्ण या धारण कहलाता था। मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी वो पर्ण हुआ करती थी। इसके अलावा सोने की बनी मुद्राएं को निष्क कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को काड़ी या मासक कहा जाता था। जो मुद्राओं को निरीक्षण करने वाला अधिकारी था उसे रूपदर्शक कहा जाता था। जो मौर्य काल में अधिकारी हुआ करते थे उनको 48,000 पर्ण व निम्न अधिकारियों को 60 पर्ण तक का वेतन दिया जाता था। एक पर्ण का जो वजन होता था वो लगभग 0.75 ग्राम के आसपास होता था, 0.7-0.3 के आसपास होता था। जो मुद्राएं थी चांदी की मुद्राएं उसमें कई प्रकार की आकृतियां देखने को मिली है, मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र, ये सब जो है मुद्राएं देखने को मिली। वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो मौर्य काल में व्यापार जल में भी था, स्थल में भी होता था। यह व्यापार होता था रोम के साथ, सीरिया, फारस, मिस्र और पश्चिमी देशों के साथ। इसमें 2 बंदरगाह थे, पश्चिम में ब्रह्मकच्छ बंदरगाह और पूर्व में ताम्रलिप्त बंदरगाह इसके लिए जिम्मेदार थे।
आंतरिक व्यापार तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और तैसाली आदि जगहों पर होता था। मेगस्थनीज ने एग्रोनोमाई नाम के एक अधिकारी की चर्चा की है, जो कि मार्ग विशेष के लिए जो है अधिकारी हुआ करता था। भारत से बहुत सारी चीजों का निर्यात हुआ करता था, जिसमें हाथी के दांत, कछुए, सीपी, मोती, रंग, नील और लकड़ी, इन सब चीजों का निर्यात हुआ करता था। जो शुल्क थे वो 3 प्रकार के थे। बाहरी कर जो था उसे वाय, अंदर के कर को राज्य के अंदर अभ्यंतर और आतिथ्य कर लगाए जाते थे। निर्यात और आयात के लिए भी कर था। निर्यात के लिए निष्कामन और आयात के लिए प्रवेश कर जो है लगाया गया। मौर्यकालीन में अगर जो है कला की बात देखें तो मौर्यकालीन कला जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के स्तंभ, जो है गुहा, स्तूप, ये सब फेमस है। हम लोग जानते हैं कि अशोक के बनाए स्तंभ, अशोक की जो लाट है वो भी वही आज तक जो है हमारे सिक्कों पर मुद्रित की जाती है, और सांची का स्तूप हमारे नोट के ऊपर बना हुआ है। तो इस प्रकार जो इस समय की वास्तुकला था वो उसने अपनी इतनी बड़ी छाप छोड़ी। उसमें बहुत सारी चीजें थी। पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, लोहे का कम इस्तेमाल हुआ, चमकदार पालिश का भी इसी समय निर्माण हुआ, लकड़ी के भवन बनाए जाते थे, एक आसमक पत्थर का निर्माण हुआ, मूर्तियों में कई प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, और सारनाथ का जो मंदिर है वहां पर जो 4 सिंह वाली मूर्ति है वो आज भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन की अगर बात करी जाए तो मौर्य साम्राज्य एक बहुत ज्यादा दूरदर्शी शासकों से भरा हुआ था। केंद्रीकृत व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन आगे चल करके जब अशोक की मृत्यु हो जाती है 223 ईसा पूर्व में, तो इसके बाद साम्राज्य कमजोर होने लगता है, और 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य सम्राट है बृहद, उसकी हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है।